वजीर मुमलिकत खारजा एमजे अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जिनसी हिरासानी के इल्जामात की बौछार का सामना कर रहे एमजे अकबर ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो जाती तौर पर इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो निजी तौर पर केस लड़ेंगे। ख्याल रहे कि एमजे अकबर पर 20 खवातीन ने जिनसी हिरासानी के इल्जामात आयद किए हैं और ये सारे मामले उस वक्त के हैं जब एमजे अकबर मीडिया से वाबस्ता रहे थे। अकबर ने प्रिया रमानी पर हत्या इज्जत का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर ने हज 2019 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म कल से जबकि 22 अक्टूबर से ऑफलाइन हज फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। यानी सफर हज की तैयारियों और आजमीन को सहूलियात मुहैया कराने के लिए मुत्तल्लिका एजेंसीज को मुनासिब मौका दिया जाएगा। हमारी खास रिपोर्ट। हज 2018 मुकम्मल होते ही हुकूमत आइंदा बरस की तैयारियों में न सिर्फ जुट गई है बल्कि वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकजी हज कमेटी के दफ्तर पर पहले तिरंगा लहराया, फिर 2019 के हज शेड्यूल का ऐलान किया। मुझे इस बात की खुशी है कि हज 2019 का ऐलान आज हमने, जो बताया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी बिल्डिंग पे सबसे ऊंचे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे, तिरंगे को फहराने के साथ किया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब मुकर्ररा वक्त से 2 माह कबल ही नए हज प्लान का ऐलान कर दिया गया है। इसका मकसद सफर हज के अमल और उसकी तैयारियों को रखने से पाक बनाना और तमाम मुताल्लिका एजेंसीज को तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देना है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नकवी साहब, आज आपने जो है वो हज 2019 का ऐलान किया है, तारीख क्या होगी फॉर्म भरने की, क्या क्या सहूलियात दी जाएगी? कल से 18 अक्टूबर से 1 महीने तक की तारीख है, 18 से 17 नेक्स्ट मंथ तक, और ऑनलाइन भी है, उसके अलावा जो है मोबाइल ऐप भी है उसके तहत जो है। और ये 100% हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल साफ सुथरा हो। 100% ये जो हज होगा वो सब्सिडी फ्री तो है ही है, साथ ही साथ जो है वो पिछले साल से महंगा किसी भी तरीके से ना हो, ये कोशिश है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाना और उन्हें बेहतर सहूलियात और तिब्बी सहूलियात बहम कराना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिले में कोई तसाहुली नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक और अहम खबर, दिल्ली उर्दू एकेडमी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। प्रोफेसर शहपर रसूल को फिर नायब चेयरमैन बनाया गया है। रूल्स में तब्दीली करके फिर से प्रोफेसर शहपर रसूल को नायब चेयरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। गवर्निंग काउंसिल में बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई। अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी अतहर फारूकी के जरिए नायब चेयरमैन की तकर्री को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद उर्दू एकेडमी को तहलील कर दिया गया था। रूल्स के मुताबिक पहले नायब चेयरमैन को नामजद नहीं किया जा सकता था, अब इस रूल में तब्दीली कर दी गई है। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं खुद शहपर रसूल साहब जो कि नायब चेयरमैन हैं दिल्ली उर्दू एकेडमी के। शहपर रसूल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से, और आपसे यही जानना चाहेंगे नई जिम्मेदारी, नए चैलेंजेस, आगे क्या? वज़ीर आला ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद जाहिर किया है। मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली उर्दू एकेडमी जो उसके तमाम काम हैं जी बहुत अच्छी तरह से, बहुत माकूल अंदाज में हों और जैसे कि होते रहें। इसकी पूरी हिंदुस्तान की नज़र जो है दिल्ली उर्दू एकेडमी के कामों पर रहती है। बिल्कुल। तो जिस तरह से जो काम होते रहे हैं उसमें चाहे किताबों की इशाअत हो, सेमिनार्स हों, मुशायरे हों या लेक्चर हों, मुज़ाकरे हों, उसके अलावा जो दिल्ली में उर्दू की तरबीत के लिए सेंटर्स हैं, लिटरेसी सेंटर बड़ी तादाद में हैं, बहुत से कोर्सेज होते हैं, बहुत से टीचर्स उर्दू एकेडमी के जरिए मुख्तलिफ स्कूलों में भेजे जाते हैं जो पढ़ाते हैं। ये तमाम काम जो है ये उर्दू की तरबीत और इशाअत में हैं। या अवार्ड्स का सिलसिला बहुत नीचे रुका हुआ है और वो भी है, किताबों पे नामात हैं, माली इमदाद है, मुसव्वरों की इशाअत, वो सब एक बार शुरू होगा और इंशाअल्लाह वो अच्छी तरह
जी शहपर रसूल साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली उर्दू एकेडमी और जो तनाज़ात हैं उनका कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ जरूर रहा है। अब हम ये चाहेंगे कि हमारे तमाम नाज़रीन के सामने आप बताएं कि आगे उर्दू के फरोग के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है। देखिए, मेरे सामने मैं पिछले दिनों जो मैंने काम किया तो उसमें तो कोई तनाज़ा इस तरह का नहीं था। वो लोग जो उर्दू वाले कहे जाते हैं उसमें कुछ सो कॉल्ड उर्दू वाले भी है। तो मसला ये है कि अगर कोई इदारा काम कर रहा है तो उसमें ताउन करना चाहिए। जी जी, मैं ये उसमें कुछ तो रखना चाहिए तमाम उर्दू वालों से, इनका ताउन चाहे तो ताउन करे, उससे दरखास्त की जाएगी। और उर्दू अकेडमी जो भी चलती है, मिसाल के तौर पर एक विरासत मेला होता था जी, मैंने पिछली बार उसको जश्न विरासत उर्दू के तौर पर किया और 6 दिन तक तनाट में इसके सेंट्रल पार्क में वो प्रोग्राम हुआ, लाइव रहा फेसबुक पर और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उस पर रद्द-ए-अमल लोगों का आता रहा और सबने कहा कि साहब ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो कोशिश की जाएगी जो भी नया से नया बेहतर से बेहतर उर्दू के लिए किया जा सकता है वो किया जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू से इस खास बातचीत के लिए। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिल्ली उर्दू एकेडमी के नायब चेयरमैन शहपर रसूल साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उर्दू के फरोग के लिए दिल्ली उर्दू एकेडमी नई तरह से काम करेगी। आगे बढ़ेंगे। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र झारखंड में सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इस ताल्लुक से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में भी हैं। वहीं मुस्लिम अक़लियत के जरिए आबादी के तनासुब से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट फराहम करने का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। एक रिपोर्ट। आम इंतखाबात के पेश नज़र झारखंड में अजीम इत्तेहाद बनाने के ताल्लुक से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 पार्लिमानी सीटों के लिए कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी के दरमियान सीट शेयरिंग के ताल्लुक से हतमी फैसला लिया जाना है। ऐसे में मुस्लिम अक़लियत की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। जमशेदपुर या फिर हजारीबाग जो भी एक सीट हो, इसमें से जनरल सीट में से एक सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए, जिससे कि मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो सके। क्योंकि हमारी बात उठाने वाला जो है पार्लियामेंट में कोई होना चाहिए, तभी तो हम अपने हक की बात कर सकेंगे। दानिश्वर, उलमा इकराम और समाजी कारकुनान का इल्जाम है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत के जरिए तरक्की के मुमकिन इक़दाम नहीं किए गए हैं। इनका मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी के फुकदान के बाइस रियासत के मुस्लिम अक़लियत के मसाइल के हल का इम्कान रोशन नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक सेकुलर बोलने वाली ताकतों का सवाल है, जो खुद को सेकुलर कहती हैं, तो पहले भी इनमें मुसलमानों को हिस्सेदारी बराए नाम ही से ही मिलती रही है। तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, दोनों में इनको मुनासिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि उनके जो अपने मसाइल हैं उसको भी हल। वाज़ेह की रियासत में मुस्लिम अक़लियत की आबादी 14% से जायद है। कई पार्लिमानी और असेंबली हलकों में मुस्लिम वोटर फैसला कुन रोल अदा करते हैं। बावजूद इसके इनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में 0 जबकि असेंबली में सिर्फ 2 है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सर सैयद डे तकरीब का खास इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ग्राउंड में मुनक़्क़िदा सर सैयद डे तकरीब में न सिर्फ बानी दरसगाह को याद किया गया, बल्कि सर सैयद अहमद खान के तालीमी इफ्कार की नई मानवियत को मुल्क और बैरून मुल्क तक ले जाने के लिए अजसरनो काम करने पर भी जोर दिया गया। पेश अलीगढ़ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। 17 अक्टूबर का दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और अपनाए कदीम के लिए किसी ईद से कम हरगिज नहीं होता। यही वो दिन है जब बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान की दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में विलादत हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने हुकूमत मुग़लिया के गुरूब होते और सल्तनत बरतानिया को निस्फुल नहार पर चढ़ते हुए देखा था। सर सैयद ने 1857 के इनकलाब को भी नजदीक से देखा था। वो जानते थे कि जब तक कौम की बीमारी का इलाज जदीद तालीम से नहीं होगा, कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। उन्होंने एक जानिब तालीमी बेदारी मुहिम शुरू की तो दूसरी जानिब अलीगढ़ में तालीमी इदारा कायम किया और इस इदारे ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने यूनिवर्सिटी के अगराज व मकासद पर रोशनी डालते हुए यूनिवर्सिटी के आइंदा के लाए अमल को पेश किया। सर सैयद का पैगाम है एजुकेशन। देखिए सर सैयद ने बेसिकली क्या कोशिश की कि जो थिंकिंग है वो चेंज करें, जो सोचने का तरीका है। पहले मुस्लिम जो थे दे वर शनिंग एवरीथिंग व्हिच वाज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश। ही वांटेड दिस थिंकिंग टू बी चेंज। सोच बदलने की बात थी, जो उन्होंने सोच बदली। चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो जो अगली सेंचुरी में अपना एंटर करे, इट शुड एंटर एज अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। इस तकरीब में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉक्टर SY कुरैशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सर सैयद के तालीमी इफ्कार पर रोशनी डालते हुए सर सैयद अहमद खान को न सिर्फ तालीम का पैगंबर करार दिया बल्कि सर सैयद तहरीक को बदलते हुए हालात में फिर शुरू करने का मशवरा दिया। SY कुरैशी ने हिंदुस्तान में इंतखाबात को लेकर अपने तजुर्बात भी पेश किए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर ही नहीं है सर सैयद, उनकी पर्सनालिटी उससे कहीं बड़ी थी। वो तो हिंदुस्तान के जो एजुकेशन के रिफॉर्मर थे, मैं समझता हूँ उनका नाम सर फेहरिस्त है। और 200 साल पहले उनकी पैदाइश हुई, लेकिन 100-150 साल पहले उन्होंने वो बातें सोची जो आज तक भी उतनी ही रेलिवेंट है। दूसरी चीज उनका एम्फेसिस ऑन इंग्लिश। सर सैयद के जो अचीवमेंट है मैं खुद भी एक जीता जागता नमूना हूँ। सर सैयद डे के मौके पर रेख्ता उर्दू के बानी संजीव सराफ और मुमताज अदीब प्रोफेसर क्रिश्चियन डब्लट्रोल को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में एजाज से भी नवाजा गया और तकरीब का इख्तिताम मशहूर यूनिवर्सिटी तराने से हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मेहताब आलम की रिपोर्ट। एक शमा जला देंगे, एक शमा जला देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा सर सैयद डे तकरीब के मौके पर अंग्रेजी ज़बान के मुमताज़ अदीब प्रोफेसर क्रिश्चियन ट्रोल और रेख्ता के बानी संजीव सराफ को सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से सरफराज किया गया। प्रोफेसर ट्रोल मसरूफियत के बाइस अलीगढ़ नहीं पहुंच सके, जबकि रेख्ता के बानी ने एजाज हासिल किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने संजय सराफ से खास बातचीत की। मौका तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, बिकॉज अलीगढ़ जैसे इदारे ने अगर रेख्ता के काम को पहचाना है और उसको नवाजा है, ये तो बहुत फ़ख्र की बात है, न सिर्फ मेरे लिए लेकिन पूरी रेख्ता टीम के लिए। हमारे जितने भी रेख्ता के कारकुन हैं सबको बहुत फ़ख्र और खुशी का एहसास हो रहा है आज। लेकिन इसके साथ चैलेंज भी है, क्योंकि जब कोई किसी काम को एजाज से नवाजा जाता है तो वहाँ से चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी हो जाती है। लेकिन सब उतने लोग जुड़ते चले आते हैं तो कामयाबी हासिल होती है इंशाल्लाह। तो अब तक जो रेख्ता पर कितनी जो है किताबों को, कितनी गज़लों को, नज़्मों को आपने जोड़ रखा है और आगे क्या मंसूबा है? ये तो एक अभी तो जर्नी है, सफ़र है एक, अभी तो कुछ कदम ही चले हैं। अब लोग जुड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा और इंशाल्लाह इसमें कोई मंजिल नहीं है, सफ़र है बस। ये इसका ख्याल कहाँ से आया? वो गैब से ही आया सर, हमारे दिमाग वही करवा रहा है, हम किए जा रहे हैं बस। जिस तरह से संजय सराफ सिंह जी ने बहुत ही वादे तौर पे कहा कि जो एक काम है और इस काम के जरिए उर्दू ज़बान को फ़रोग देने का, आम करने का, और रेख्ता के जरिए जो है न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी ज़बान के बोलने वाले, पढ़ने वाले हैं उस तक पहुँचने की कोशिश है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो एजाज़ दिया है उनके लिए फ़ख्र की बात है। कैमरामैन गौतम के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 अलीगढ़। शुक्रिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी डॉक्टर सर सैयद अहमद खान की 201वीं यौम पैदाइश के मौके पर रांची में भी खास तकरीब का इनेकाद किया गया। शहर के तस्लीम महल में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में AMU के ओल्ड बॉयज़ ने शिरकत की। इस मौके पर सर सैयद के मिशन को याद किया गया। वहीं नांदेड़ के सर सैयद प्राइमरी स्कूल में भी सर सैयद डे का खास एहतमाम किया गया और सर सैयद की हयात और खिदमात से तलबा को वाकिफ करवाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए गए। तकरीरों के जरिए तलबा ने सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तालीम की अहमियत के हवाले से सर सैयद अहमद खान की जानिब से की गई काविशों की सताइश की गई और उन्हें सही मायनों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे लाने का भी मशवरा दिया गया। राजस्थान के चीफ काजी और ऑल इंडिया दारुल क़ज़ात के
कौमी सदर खालिद उस्मानी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान खालिद उस्मानी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही तनकीद का निशाना बना डाला। चीफ काजी ने कहा कि दोनों जमातें मुसलमानों के साथ सौतेला सुलूक रखती हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ने पहले भी एक बार बात रखी थी, जो सियासी रहनुमाई है उसको लेकर के आज आपने बहुत तल्खी से बात रखी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लिया। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो सियासी पार्टियां हैं, एक वक्त था जब मुसलमान हमारे लीडर्स जो थे, हमारे मुस्लिम लीडर, उन्हें भी जागने की ज़रूरत है, मेरी बात को वज़न देने की ज़रूरत है। वो पहली लाइन के अंदर बैठाए जाते थे, आगे की सफ़ों में बिठाए जाते थे, कुर्सियों पे मेन जगह बैठाए जाते थे। आज उनकी स्थिति ये हो गई कि वो पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं और पीछे धकेल कर उनको खड़ा रखा जाता है, कुर्सी भी नहीं दी जाती। उनकी अहमियत और हैसियत को गिरा दिया गया है, उनकी वैल्यू नहीं है। ये मानते हुए कि मुसलमान तो हमारा वोट बैंक है, एक पार्टी ये मानती है, दूसरे मानते हैं कि मुस्लिमों से वोट लेना ही नहीं है, तो इसलिए उसको मानते हैं। इसलिए दोनों तरफ से हम लोग अजीब हो गए और हमारे जो पिछलग्गू लोग हैं वो अजीब स्थिति बना रहे हैं कि वो उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं और अंधकार में चाह रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि कौम की स्थिति क्या है और हमें अपने हक के लिए, या मैं भी लड़ रहा हूँ तो उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हिंदू भाइयों की मोहब्बत हमेशा मुसलमानों के लिए रही है, वो उनके दर्द में रहें और हिंदू ही काम आया है हमारे। इसलिए हमारा हिंदू से लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। राजनीति हमें दूर नहीं कर सकती और ना हम इससे डरने वाले। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने की मुखालफत करने वालों को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सख्त वार्निंग दे डाली है। अखाड़ा परिषद के सरबराह महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि जो लोग इलाहाबाद का नाम बदलने के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि साधु संतों के मुतालबे पर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया और ऐसे में बदले हुए नाम को हर हाल में लोगों को कबूल करना ही होगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि हुकूमत के फैसले की मुखालफत करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज नाम होने से सारे संत महात्मा ही नहीं, आम नागरिक भी, पूरा विश्व, जो भारतीय लोग वहाँ हैं, सबके मेरे पास 2-4 फ़ोन भी आए कि महाराज बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि राजनीतिक विरोध मत करिए, आप लोग सहर्ष स्वीकार करिए सच्चाई को। सरकार ने कोई नया नाम नहीं दिया हमको, हमारा जो पूर्व का नाम था, जो पौराणिक नाम था, जो धार्मिक नाम था, वही मुझे मिला है। इसलिए इसमें विरोध मत करें। स्वीकार करेंगे तो आपका फायदा होगा और विरोध करेंगे नुकसान होगा। हैदराबाद पुलिस ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एमडी नोहिरा शेख को गिरफ्तार करने के बाद हीरा गोल्ड स्कैम के मुतासिरीन को उम्मीद की किरण दिखाई। हैदराबाद में न्यूज 18 उर्दू ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमायाकारी करने वाले मुतासिरीन से बातचीत की, उनके दर्द को करीब से समझा। मुतासिरीन ने दीगर रियासतों में मौजूद सरमायाकारों को भी नोहिरा शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया। में जाके ये हक हलाल की कमाई है, बैंक का पैसा इंटरेस्ट का रहता है, ये हक हलाल की कमाई है। बल्कि ये जो है ना अपने कोई दीन के हिसाब से पूरे पैगंबरों के नामा ले लेके उनके ले लेके ये करे तो इस्लाम के अंदर जो है ना ये हक हलाल की कमाई है। बल्कि मैं 10 लाख रुपए, मेरी जवानी की कमाई पूरी मैं 10 लाख रुपए मैं लगा दिया भाई, लगा दिया तो मेरे को जो है ना 6 महीने तक आया मेरे को बेनिफिट। उसके बाद जो है ना 3 महीने का बल्कि बोले तो अच्छी बात है, बल्कि 3 महीने तक भी हम सब्र करें। 3 महीने के बाद सब्र करने के बाद भी चौथे महीने में आता बोले, फिर उसके बाद फिर डेटों पे डेटा देते जा रहे। और किराए के घर है सो वाले मकानदार घर खाली करो बढ़ रहे, कहाँ जाएंगे भाई। पैसे को पैसा जोड़ के मैं हीरा गोल्ड के ऑफिस में 50,000 डाली, वो आए तो बच्चों के फीसा मन ले सकती हूँ बोल के मैं 4 महीने पैसे आए मेरे, उसके बाद पैसे आना छूट गए। मेरे बच्चों को फीसा बनना बोले तो मेरे को मुश्किल हो रही, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती, मैं शुगर पेशेंट हूँ मैं और कोलेस्ट्रॉल BP है मेरे को। बुराई पर अच्छाई की जीत के पैगाम के साथ दशहरा मनाया जाता है, लेकिन इस त्यौहार में कौमी इत्तेहाद की भी झलक अहमदाबाद में देखने को मिली। मुस्लिम बरादरी के लोग रावण के पुतले बनाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। साथ ही लोग त्यौहार के हकीकी मायने भी एक दूसरे को समझा रहे हैं। यहाँ पर रावण के पुतले को बनाने वाले कारीगर ज्यादातर मुस्लिम हैं। के हिसाब से हमको भी रोजी मिलता है और हमका ये क्या पहले से बाप दादा के टाइम से हमने ये किया हुआ है, हमको हर साल इसका मज़ा आता है, काम करते रोटी कमाते रोजी कमाते। ये एक बहुत बड़ा कौमी एकता का रूप है और साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि इनकी हुनर, आज इनकी कला, इनके परिवार के पूरे लोग लग के कितने दिल से
लोग छूत अछूत समझ के दूर जाते हैं, लेकिन ये कितने दिल से बनाते हैं। हिंदुस्तान का जो ट्राई कलर है वही एक भाईचारे का कलर है, उसमें एक दूसरे के फेस्टिवल को साथ में। कहते हैं कि फनकार का कोई मजहब नहीं होता, वो अपने फनून के जरिए समाज की हकीकत को रंगमंच पर पेश कर देता है। ऐसी मिसाल मेरठ में रामलीला के दौरान नजर आती है। मेरठ में इन दिनों पेश की जा रही रामलीला में अहम किरदार अदा करने वाले ज्यादातर फनकार मुस्लिम ही हैं। तो आप देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। दशहरे से कबल मुल्क भर में पेश की जाने वाली रामलीलाओं में मुख्तलिफ किरदार अदा करने वालों में मुस्लिम फनकार भी शामिल होते हैं। मेरठ की सबसे मकबूल रामलीला में भी ऐसे ही कई मुस्लिम फनकार रावण, विभीषण, मेघनाथ जैसे अहम किरदार अदा करके बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रावण के किरदार में ताज मोहम्मद की अदाकारी जहां दूसरे फनकारों के लिए मिसाल बन गई है, वहीं विभीषण, मेघनाथ, वानर और साधु के किरदार में अशरफ रिजवान और इरशाद के काम की भी खूब तारीफें हो रही हैं। कलाकार की क्या तासुरात रहते हैं मैथोलॉजी प्ले करना? देखिए, कलाकार कलाकार होता है, उसको किसी धर्म से किसी जाति से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी कला में जीता है, अपनी कला में मर जाता है। जब तक कला नहीं होगी वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर कलाकार है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि कला हमारी प्यार बांटती है और प्यार से सबको रहना चाहिए। क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप इसमें? मैं इसमें रावण का कैरेक्टर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। हम डांसर्स हैं और जो मेरा जो कैरेक्टर है वो राम और लक्ष्मण का गुरु में, उसमें साधु बना हूँ मैं, तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी एंजॉय आता करने में, एक खुशी मिलती है। मेरे अंदर से खुद की खुद फीलिंग आती है। मैं घर से खुद निकलता हूँ अपनी एक्टिंग के लिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे को जाना है तो जाना है। कहीं पर भी शो होता है मेरे को जाना ही होता है। इसमें कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, इसका हमें कोई किसी से कोई लेन देन नहीं है। हम कोई भी कैरेक्टर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट है और ये करना हमें अच्छा लगता है। रामलीला में डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने वाले रवि चौहान भी मानते हैं कि किरदार रामलीला का हो या किसी और ड्रामे का, अहमियत उस पैगाम की होती है जो कि एक फनकार अपने किरदार के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। आर्टिस्ट की कोई जात नहीं होती है। आर्टिस्ट कलाकार कुछ भी करेगा तो वो कलाकार ही रहेगा, उसमें भेदभाव नहीं है। इसमें कोई भी भेदभाव होते तभी हम भेदभाव जब करते हैं तभी हिंदू मुस्लिम कहलाते हैं। अदरवाइज ये एक ऐसा कल्चर है जोड़ने का। रामायण या कोई भी हम कृष्णा या कोई भी ऐसा कुछ भी थीम उठाते हैं तो उसमें अगर मुस्लिम भी कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो हम एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें एक कलाकार की पहचान जात और मज़हब के दायरे में महदूद नहीं होती। ख़ासतौर पर इस तरह के माइथोलॉजिकल प्ले में किए जाने वाले कैरेक्टर न सिर्फ उस प्ले और किरदार की अहमियत को बयान करते हैं बल्कि उस स्टेज के ज़रिए समाज को एक पैगाम देने का ज़रिया भी बन जाते हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ।